हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर सॉल्यूशन। ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें हमने एनसीईआरटी की एक एक इम्पोर्टेंट लाइन उठाकर बनाया है। ये आपके लिए, नीट के लिए, जेई के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और जो कि आप बाकी आपके जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स है, केवीएस, एनवीएस और चंडीगढ़ की जो भी अपकमिंग टीचिंग वैकेंसी है, उसके लिए भी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। हम इसमें फास्ट रिवीजन करेंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, आप उसके लिए मैं एक सेपरेट प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी तैयार किए हैं। ये हमारे नोट्स हैं, आप देख सकते हो। ये नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। ये नोट्स हैं और ये आपका ऐप मैंने जो डिज़ाइन किया है, हमारी ऐप्स है। इस ऐप की मदद से हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हम चेंजेस करेंगे तो हमारे अंदर इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। हम इसको एक लर्निंग वे में न्यू तरह से पढ़ेंगे, कैसे आप यूज़ कर सकते हो ऐप का अपनी स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन। आप सभी को पता होगा, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपके दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस मिक्स होते हैं, है ना। आप आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर आपके दो दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिक्स हो सकते हैं। हम जैसे बोलते हैं, पानी के अंदर हमने शुगर घोल दिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया, वो क्या बन गया? जब वो वाटर था वो एक प्योर सब्सटेंस था, है ना। जब हमने इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी डाल दी या कोई भी हमने अदर अदर सब्सटेंस डाल दिया, तो आपका मिक्सचर क्या बन गया? वो एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब क्या होता है? जो आपका जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, वो आपके थ्रू आउट द मिक्सचर में इवन है। वो जितना ही आप अगर अगर आपने एक गिलास में चीनी डाला है, चीनी का मिक्सचर है, पानी का मिक्सचर है, तो उतना ही मीठा अब ऊपर से होगा, उतना ही मीठा वो नीचे से होगा, क्योंकि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट है, जो उसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे ग्लास में इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम क्या कहते हैं? बाइनरी सोल्यूशन, यानी नाम से क्लियर है, बाई मतलब बाइनरी, यानी कि दो कंपोनेंट है इसके अंदर। एक कंपोनेंट आपका क्या होगा? सोल्यूट, एक कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फर्क है? सोल्यूट मतलब जो सब्सटेंस आपका लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। जो सब्सटेंस आपका लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है। और इसके टाइप्स क्या है? आपका जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और आपका सॉलिड भी हो सकता है। आपका एनसीईआरटी में टेबल 2.1 दे रखा है, उसकी समरी अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका है पहले गैस इन गैस। आपका इसमें सोल्यूट भी गैस है, आपका सॉल्वेंट भी गैस है। ठीक है। जैसे कि मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस, इससे भी बेटा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, अगर आपका एक सॉलिड सोल्यूट है, एक आपका आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो आप बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपका लिक्विड इन गैस, पहले हमने पढ़ा था गैस इन गैस, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड इन गैस। अगर आपका सोल्यूट लिक्विड है, आपका सॉल्वेंट गैस है, तो एग्जाम्पल जैसे कि क्लोरोफॉर्म वेपर्स इन N2 गैस। ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या होती है? आपकी लिक्विड होती है, और जब आप उसके वेपर्स को आप N2 गैस में डालोगे तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा? वो आपका लिक्विड इन गैस। सॉलिड इन गैस, यानी कि आपका सोल्यूट क्या है? सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या? आपकी गैस। सॉलिड मतलब आपका आपका जो जो लेसर क्वांटिटी में जो आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है वो आपका सॉलिड फेज में है, और जो लार्ज क्वांटिटी में आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है वो आपका आपका गैस फेज में है। जैसे कैम्फर वेपर्स इन N2 गैस। आपको पता है जो कैम्फर होता है वो कपूर होता है, वो आपका सॉलिड फेज से डायरेक्ट वेपर फेज में जाता है, उसके अंदर कोई भी क्या आपकी लिक्विड स्टेट नहीं आती है ना। अगर आप कैम्फर के पार्टिकल्स को गैस में डालोगे तो जो आपका जो मिक्सचर बनेगा, जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड इन गैस। अब हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड। गैस को जब हम लिक्विड में, जैसे कि ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, है ना, उसके अंदर क्या होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वो किसके अंदर होती है? आपकी कोक के अंदर, फेंटा के अंदर, है ना। तो अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पानी में मिला देंगे, उसका मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? गैस इन लिक्विड सोल्यूशन ना, लिक्विड इन लिक्विड। जैसे कि इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, है ना।
कि अब आप देख रहे हो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल, आजकल आप देख रहे हो E20 पेट्रोल आ गया, कितनी बातें चल रही है E20 के बारे में। तो जो आपका जो पेट्रोल एक लिक्विड है और आपका E20 यानी इथेनॉल 20%, इथेनॉल भी आपका क्या है, लिक्विड। इन दोनों के मिक्सचर को भी हम क्या कहेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। अब आ गया सॉलिड इन लिक्विड। आप सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है कि आपका जो सोल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या आपका लिक्विड। अब आप ग्लूकोज लो, उसको पानी में मिक्स कर दो, यानी कि अगर आपने शुगर ली और शुगर को आपने वाटर में डिसोल्व कर दिया तो आपका कौन सा सोल्यूशन बन गया, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। अगर बात करते हैं गैस इन सॉलिड, है ना। अगर आपका अब सोल्यूट क्या है, गैस, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। प्लेटिनम आपका ये क्या है, ये आपका मेटल है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इससे हम हेल्प करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को रिएक्शन में यूज़ कर पाए, क्योंकि वो तो प्लेटिनम के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है और वो रिएक्शन में हेल्प करती है। जो इसके मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, गैस गैस इन सॉलिड। अब हम बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड के बारे में। अब लिक्विड इन सॉलिड में एमलगम ऑफ मर्करी विद आपका सोडियम। आपको पता है मर्करी क्या ऐसी है, एक लिक्विड लिक्विड है ना, और आपका सोडियम कैसा है, वो सॉलिड है। तो इन दोनों का जो एमलगम होगा वो क्या होगा, इसका आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ भी करोगे, है ना। तो इसके एमलगम को हम कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड। और सॉलिड सॉलिड के एग्जाम्पल क्या, हमारे एलॉयज, है ना, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ब्रोंज, है ना। और ये इससे आपका क्वेश्चन भी आते हैं हमारी ऐप के ऊपर। देखो बात करते हैं एलॉय की, जैसे कि हमारा ब्रास है। ब्रास क्या है आपका, कॉपर प्लस जिंक। बहुत सारे जो आपकी ऑब्जेक्टिव है, सिंपल, अगर किसी एग्जामिनर ने सिंपल क्वेश्चन डालना है उसने सबसे पहले यही पूछना है, ठीक है। आपका कॉपर क्या है 70% है, जिंक क्या है आपका 30% है। इससे कौन सा अलॉय बनेगा, आपका ब्रास। अब हम बात करते हैं ब्रोंज, किसको हम कांस्य कहते हैं, है ना। ब्रोंज मेडल मिलता है जैसे, और अभी हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, है ना। तो कॉपर 88% है और टिन हमारा 12% है। इससे क्या बनेगा हमारा ब्रास। अब नीट में भी, जेई में भी और बहुत सारे आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा, जर्मन सिल्वर। अब नाम में क्या है सिल्वर, बट इसके अंदर सिल्वर बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर क्या है, कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर है। क्या है, कॉपर, निकल और जिंक। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी सिल्वर नहीं है, पर इसका नाम जर्मन सिल्वर क्यों है, इस सिल्वर की तरह चमकता है, लश्कर दिखाता है ना, और सिल्वर कलर का होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं जर्मन सिल्वर, ठीक है। अब हम आपके, अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर के पहले पैराग्राफ को पढ़ोगे, वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, है ना। एक तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की है फ्लोरिडाइन के बारे में, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जो आपका टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट के अंदर फ्लोरिडाइन डाला जाता है ना, हमारे टूथ में फ्लोरिन है ना। और वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो फ्लोरिन के, अगर आप 1 ppm है ना, पार्ट्स पर मिलियन अगर 1.0 पे लेते हो, तो उससे क्या होगा, वो आपके आपके टूथ क्लीनिंग में, है ना, हेल्प करेगा, टूथ डिके को रोकेगा। अगर आप उसकी कंसेंट्रेशन 1.5 ppm से ज़्यादा ले लोगे तो उससे क्या होगा, आपकी टूथ में परमानेंट मोल्टिंग शुरू हो जाएगी, आपके दांत ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन 1.5 ppm से भी ज़्यादा हो जाएगी तो वो हाईली टॉक्सिक हो जाएगा, किसके लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपके लीवर के लिए। तो अब देख पा रहे हो सोल्यूशन चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है आपकी डेली लाइफ में। एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कितना बड़ा चेंजेस आ रहा है तो सेम फ्लोराइड। अगर मैंने उसको पहले 1 ppm पे लिया, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में के अंदर कितने पार्ट्स हैं उस मोलिक्यूल के, यानी कि 10⁶, यानी कि 1 मिलियन में आपका एक पार्ट है फ्लोराइड का। अगर आप इसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कितने ज़्यादा चेंज आ रहे हैं। दूसरा आपके एनसीईआरटी में है इंटरवीनस इंजेक्शंस के बारे में। इंटरवीनस इंजेक्शन क्या होते हैं, जो आपका इंजेक्शन का जो फ्लूइड होता है ना, जो सोल्यूशन होता है, या डायरेक्ट आपकी वेन्स में लगाया जाता है, ये आइसोटोनिक होता है आपके ब्लड प्लाज्मा के साथ, यानी कि इसका जो प्रेशर है वो सेम होता है आपके ब्लड के साथ, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सैलिन सोल्यूशन, है ना। देखो होगा जब ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो वहाँ पे पहले सैलिन सोल्यूशन लगाया जाता है, यानी कि नमक और पानी का सोल्यूशन, ठीक है, जिसका 0.9% क्या होता है आपका NaCl होता है, मास बाय वॉल्यूम।
फिर आपने पढ़ा होगा बैंड, ये भी आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, बैंड्स एंड हाई एल्टीट्यूड एनोक्सिया क्या होता है। बैंड्स होता है कि जब आप हाई प्रेशर एरिया में जाते हो, जैसे कि हमारे जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, वो जितने जितने पानी के गहराइयों में जाएंगे तो उनके 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 जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बबल ट्रैप हो जाएंगे, उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उनकी डेथ भी हो सकती है। ये सब ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन किस किस चीज़ का, हीलियम का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। प्योर ऑक्सीजन ही डालते हैं हम, इन तीनों का मिक्सर डालते हैं जिससे उनके ब्लड के अंदर बैंड्स नहीं आते हाई प्रेशर में भी। तो आप देख सकते हो सोल्यूशन चैप्टर कैसे हेल्प कर रहा है स्कूबा डाइवर की, है ना। और यही बात रही हाई एल्टीट्यूड पे, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमको लर्न करने में, पढ़ने में मुश्किल आती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने के कारण हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से एक्टिवली वर्क नहीं कर पाता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, ठीक है। अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, ठीक है। ये आपने पहले चैप्टर में भी पढ़े हैं और सेकंड चैप्टर में भी हम पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको हम फास्ट फास्ट कवर करेंगे। जो कंसंट्रेशन मैट्रिक्स क्वालिफाई एंड द रेशियो ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट सोल्यूशन, यानी कि आपका जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उन दोनों की रेशियो को ही हम कंसंट्रेशन टर्म कहेंगे। ये अलग अलग टर्म्स होती है जिनका हम हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, है ना। कुछ टर्म्स जो हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और जो कुछ टर्म्स हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जैसे कि हमारी मोलैरिटी और हमारी वॉल्यूम। अगर बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की, हमारी मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। अब देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या जो मोलैरिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। ये भी मैंने क्वेश्चन देखा है, अगर किसी ने सिंपल पेपर बनाना है तो ये भी डाल दिया जाता है। तो बात करते हैं, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या था, मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन लीटर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी पर लीटर ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम एक्सपैंड बाय अपॉन हीटिंग एंड केस मोलैरिटी टू डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। सिंपल बात है, जो आपका 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है ना। अब आपका जो लीटर है वो एक वॉल्यूम है। अब जैसे आप टेम्परेचर पर बढ़ाओगे आपकी वॉल्यूम में भी चेंज आएगा ना। अब वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से आपकी मोलैरिटी में भी चेंज आएगा, समझ पा रहे हो। तो मोलैरिटी एक ऐसी टर्म है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करने से आपकी मोलैरिटी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। और मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि आपका जो सोल्यूट का वॉल्यूम है और टोटल जो हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम है उसका परसेंटेज को हम कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यानी आपका जो एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से हम देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स की। ये ज़्यादातर टर्म्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि आपकी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैरिटी में क्या था, पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन था ना, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है आपका सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब वेट आपका चेंज नहीं होता है टेम्परेचर चेंज करने से, ठीक है। इसको इसलिए हम इसको हाईली प्रेफर करते हैं, ठीक है, बिकॉज इज मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हमारा नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स, ठीक है। कि आपके सोल्यूशन में 2 तरह के आपके कंपाउंड है, ए कंपाउंड, बी कंपाउंड, ठीक है, उनका मिक्सचर है, यानी कि एक के मोल का और टोटल मोल्स के जो रेशियो है उसको हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन। मास परसेंटेज क्या है, मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। ये किसकी रेशियो है, जिसके आपने 10% ग्लूकोज बाय मास इन 10, यानी आपके पास 10% ग्लूकोज का मास है, आपने इसको किस में डिसॉल्व किया, ठीक है,
90 ग्राम ऑफ वाटर में। अब याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन होता है आपका सोल्यूट प्लस सोलवेंट। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। आप यहाँ पे अब सोल्यूट की वैल्यू पुट करोगे, नीचे आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट यानी कि सोल्यूशन, दोनों की वैल्यू पुट करोगे, डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, यानी कि एक, ये आप ज़्यादातर यूज़ करते हो जब आप ट्रेस अमाउंट पे कोई कैलकुलेशन करते हो, है ना। जैसे हम हमारा ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, हम चेक करते हैं हमारे अंदर कितने सेल्स हैं, तो वो किस में बताते हैं आपको, पीपीएम में बताते हैं, यूज फॉर ट्रेस अमाउंट एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, है ना, कि आपके एयर में हम कहते हैं इतने पीपीएम, 2.5 पीपीएम देखते हैं ना कि आपका रिसेंटली आपने जब न्यूज़ में देखा होगा कि जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया तो 2.5 की पोल्यूटेंट की कंसनट्रेशन बढ़ रही है ना, वो 500 पे जा रहा है, वो 400 पे जा रहा है। तो आप देखते हो कि आपके टोटल सोल्यूशन यानी कि टोटल जो आपका एयर है उसके अंदर जो आपका नाइट्रोजन है, आपकी सल्फर है, जो आपके अदर जो आपके अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उनकी अमाउंट कितनी है। तो इसको हम किस में मेजर करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन में। ठीक है, आपको मैं अपने नोट्स भी दिखा देता हूँ, ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, इससे आप रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। देखो, वॉल्यूम डिपेंडेंट और मास डिपेंडेंट। ठीक है, नीचे इसमें आपको सभी के एग्जाम्पल भी दी। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कंसंट्रेशन यूनिट कन्वर्जन एंड डेरिवेशन। यहाँ पे m क्या आपका, आपकी मोलैरिटी है, जो छोटा m है वो आपकी मोलैरिटी को बताता है, और जो आपका बड़ा m होता है वो आपकी मोलैरिटी को डोनेट करता है ना। और इसमें जो आपका m2 है वो बताता है आपका मीन्स सोल्यूट का जो मोलर मास है। यहाँ से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी और डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें गिवन है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, या फिर आप मोलैरिटी निकाल सकते हो मोलैरिटी की, ये आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये मैंने आपके लिए कैलकुलेटर बना के दिया है। इस कैलकुलेटर में आप क्या कैलकुलेट करोगे, देखो, अगर मैं यहाँ से हमारा मास चेंज करूँगा, मैंने अगर आपका सोल्यूट का मास 100 ग्राम कर दिया, ठीक है, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट मैंने 180 कर दिया, तो आपका जो वाटर का, अगर मैंने आपने 1 लीटर वाटर ले लिया, 1000 लीटर ले लिया, है ना, डेंसिटी 1 आपकी डेंसिटी है ग्राम पर लीटर मिलीलीटर, तो आपकी क्या आएगी, मास परसेंटेज 9% आएगी, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, इतना आएगा, मोलैरिटी इतनी आएगी, है ना, मोलैरिटी इतनी आएगी। तो आप यहाँ से ये एक कैलकुलेटर मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हो। मोलैरिटी चेंज करने से, मास ऑफ सोल्यूट चेंज करने से मोलैरिटी में क्या चेंज आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे हमारा हेनरी लॉ। ठीक है, एक बात और मैं आपको हेनरी लॉ शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो हम पहले, इससे पहले हम सोलिबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सोलिबिलिटी। ठीक है, सोलिबिलिटी क्या होती है, इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि आपने एक गिलास पानी लिया, है ना, उस पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाला, 2 चम्मच चीनी डाला, एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद कर देगी, क्योंकि एक डेफिनेट पानी के पास 100 ग्राम अगर आपका वाटर है, उसके पास एक कैपेसिटी है ना, जितना वो अपने अंदर सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है, अनलिमिटेड थोड़ी ना कि उसके अंदर डिजोल्व होता रहेगा। जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी सॉल्वेंट की सोल्यूट को डिजोल्व करने की, उसी को हम क्या कहेंगे, सोलिबिलिटी कहेंगे। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब याद रखना, अभी स्पेसिफिक टेम्परेचर क्यों बोला गया, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो जैसे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन अनडिजोल्व्ड सोल्यूट नो मोर सोल्यूट डिजोल्व, यानी कि वो टाइम जब आपका जो सोल्यूशन है जितना वो सॉल्वेंट को होल्ड कर सकता था वो उतना कर चुका है, अब आप जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा डालोगे वो बाहर आता जाएगा।
जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी होल्ड करनी, वो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, कंटेन लेस सोल्यूट देन सैचुरेशन लिमिट, यानी कि अगर एक गिलास पानी के अंदर 100 ml लिक्विड है, यानी कि पानी है, उसकी उसकी कैपेसिटी की वो 4 चम्मच घोल सकता है। अगर हम उसके अंदर अभी तक 2 ही चम्मच चीनी डाली है, तो कौन सा सोल्यूशन है आपका, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर इसके अंदर 4 की कैपेसिटी और 4 ही हमने डाल दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, होल्ड मोर डिजोल्व सोल्यूट देन सैचुरेशन लिमिट एट सेम टेम्परेचर। इसको हम मेटास्टेबल भी कहते हैं। जितनी कैपेसिटी अगर उससे भी ज़्यादा अगर उसने होल्ड कर लिया, कैपेसिटी से भी ज़्यादा जाके, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है ये किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो आपने पता ही होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, ये लाइन आपको याद है तो ये आपको पूरा समझ में आ गया है। यानी कि जो जैसा होता है वो वैसी चीज़ों से मिक्स होगा, है ना। जैसे कि अगर कोई अच्छा इंसान है, उसके दोस्त भी अच्छे होंगे, है ना। हम भी हर इस दुनिया में जैसा वो खुद होते हैं वैसे ही वो अपनी संगति को ढूंढता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका कोई पोलर आयनिक कंपाउंड है, वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। अगर आपको नॉन पोलर कंपाउंड है, अगर नॉन पोलर सोल्यूट है, तो वो नॉन पोलर ही सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, है ना। पोलर मतलब क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड, है ना, जिसके अंदर चार्जेस हो, है ना। जैसे कि NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या है कि जैसे आप इसको डिजोल्व करोगे, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। यानी क्या है, Na के ऊपर एक पॉजिटिव, हल्का से पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, पोलर, है ना। और जब डिजोल्व होगा, किस में डिजोल्व होगा, H2O में। H2O किस में टूटता है, जैसे कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना। तो ये भी क्या आपका पोलर, वो भी क्या आपका पोलर, पोलर पोलर मिक्स होगा। और जैसे कि नॉन पोलर क्या है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक आपकी बेंजीन हो गया, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। तो ये सारे क्या नॉन पोलर, इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको पता है कार्बन कंपाउंड क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, +1 में पढ़ा है। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसके अंदर क्या है, कोई भी हमारे चार्जेस नहीं होते। तो इसके अंदर नॉन पोलर जो आपके ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वो इसी के अंदर क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। तो आइए हम अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, हमारा टेम्परेचर। अब आपने ली चेटरी प्रिंसिपल पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, नहीं पढ़ा है तो हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक, यानी कि आपका जो सोल्यूट वो टूट रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, वो किस प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें हमको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, हमको बाहर से हीट क्या देनी पड़ती है। ठीक है, अब हीट सब प्रोवाइड करें तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आपकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी है, जिसमें हम हीट प्रोवाइड करके आपकी रिएक्शन होगी। अब अगर आप हीट प्रोवाइड करें, यानी कि आपस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपकी सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। KNO3 KCl इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। इफ डिसोसिएशन इज एक्सोथर्मिक, यानी कि जो आपका सोल्यूट है, जब हम उसको सोल्वेंट में डिसोल्व कर रहे हैं, वो डिसोशिएट हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है। एक्सोथर्मिक यानी कि वो डिसोशिएट होने पे हीट रिलीज कर रहा है, समझ रहे हो, कि वो खुद से हीट रिलीज कर रहा है। तो खुद से हीट रिलीज करेगा, है ना। तो डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, हमको बाहर से तो नहीं कोई हीट प्रोवाइड करनी पड़ी। तो सोल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। वो पहले से ही अपनी हीट दे रहा है, हम उसको और हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल Li2SO4, ठीक है, जब इसको आप मिक्स करोगे तो ये कैसा शो करेगा, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा और हीट रिलीज करेगा। और इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक बात इंपॉर्टेंट, इससे आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, आपको याद रखना है। जो प्रेशर है इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका प्रेशर, क्योंकि आपका जो सोल्यूट क्या है, सॉलिड है,
लिक्विड है ये हाईली इंकम्प्रेसिबल होते हैं, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए जो आपका सोल्यूबिलिटी के ऊपर प्रेशर का चेंज होने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये पक्का एसएसए रीजनिंग का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम आपका सोल्यूबिलिटी क्या है, आपके अंदर एक अपनी सोल्यूट डालना है, किसके अंदर डालना है, सोल्वेंट के डालना है। अगर आपका सोल्यूट कैसा सॉलिड है, लिक्विड है, तो क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल है तो वो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, प्रेशर चेंज करने से, तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ और रोल्स लॉ में क्या फ़र्क है? ठीक है, पहले हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे, फिर हम रोल्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी हेनरी लॉ आ जाए, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, इसमें हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ गैस की, किससे, मोल फ्रैक्शन से, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, और जब हम रोल्स लॉ की बात करते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं वेपर मॉलिक्यूल की, किसके अंदर, टोटल वॉल्यूम के साथ। ठीक है, इसके अंदर उसके अंदर ही वेपर प्रेशर की बात करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं आगे। हेनरी लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन। यानी कि आपका जो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू KH.x। एक्स क्या आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, P क्या आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और KH क्या आपका हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, देखो इनवर्स रिलेशन टू सोल्युबिलिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हायर KH मींस लोअर द गैस सोल्युबिलिटी। ये आपका क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे ही आप एट कांस्टेंट प्रेशर कर दोगे, जो आप अगर आपकी KH की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, KH की वैल्यू बढ़ने से सोल्युबिलिटी कम होगी, ये आपको मैं दिखाऊंगा अभी आप पहले इसका सेकंड पार्ट क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। एट टेम्परेचर इंक्रीज KH इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पढ़ा ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, आपकी KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। देखो ऊपर पड़ा है ना, जो KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। आते हमारी आपके ऊपर, ये हमारा एनुला। देखो अभी मैंने क्या किया, ये हमारी हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग गैस है। मान लो हीलियम के बारे में हम स्टडी करते हैं, ये हमारी हीलियम गैस है। ठीक है, इस तरफ हमारा पार्शियल प्रेशर दे रखा है, इस तरफ हमारा क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नीचे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ऊपर आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैं 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब देखो आपकी 0.002 मोल फ्रैक्शन पे पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, है ना, 400 के आसपास हो गया। अब मैं इसको कम कर रहा था, जब जीरो था कितना था, 200 के आसपास। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, आपका देखो अब मेरा टेम्परेचर 80 डिग्री है, सेम कंसनट्रेशन सेम मोल फ्रैक्शन पे आपकी पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, यानी 500 पे हो गया। यानी जैसे जैसे मैं आपका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, आपका पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तब कह सकते हो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मोल मोल फ्रैक्शन के KH के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इक्वल डालने के लिए आपने इसमें हेनरी क्वेश्चन डाल दिया KH। अब देखो मैं बाकी गैस दिखा देता हूँ, सेम ग्राफ आपका बाकी गैसेस के साथ भी सेम ही आएगा। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीज KH इंक्रीज, ठीक है, द सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ से अगर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनता है, आपको पता है जो आप अगर आपका वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर समुंदर में या फिर आपके पॉन्ड में अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन डिजोल्व करने की, है ना, वो क्या हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे जो अंदर एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको उनको रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, है ना। कोल्ड वाटर होल्ड मोर O2 देन वार्म वाटर, मेकिंग एक्वाटिक स्पीसीज फार मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है,
सॉफ्ट ड्रिंक, CO2 बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज, है ना, मोल फ्रैक्शन, ओपनिंग द कैप रिड्यूस प्रेशर केसिंग। अब जब आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल हम खोलते हैं, उसके अंदर फिज निकलती है, गैस निकलती है ना, CO2 एकदम से क्यों निकलती है? क्योंकि उनको हाई प्रेशर के अंदर बंद किया जाता है। जैसे वो खोलते हैं उनका प्रेशर डिक्रीज होता है और उसके अंदर से फिज बाहर आती है। ठीक है, एनोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड, लो एटमोस्फियर प्रेशर होता है वहाँ पे, लीड्स टू लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन ब्लड, केस क्लाइंबर्स टू वीक एंड अनस्टेबल थिंकिंग। एनोक्सिया डिसीज होती है। एनोक्सिया कैसे होती है? जब क्लाइंबर पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे लो एटमोस्फियर प्रेशर होता है, जिससे क्या होता है, उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन भी कम हो जाती है, उनको सोचने समझने की ताकत भी कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रॉयल्स लॉ की। एग्जाम्पल थे, सी ड्राइवर वाले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एनोक्सिया भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसको हम रॉयल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज इन अ क्लोज कंटेनर। अब याद रखना, जब भी हेनरी लॉ की बात होगी तो वहाँ पे हम गैस की बात करते हैं, और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड की बात किस में करेंगे जी? हम रॉयल्स लॉ में। गैस की बात किस में करेंगे? हम हेनरी लॉ में। वेपर प्रेशर exerted by vapors in dynamic equilibrium with liquid phase in a closed container at given temperature। यानी कि ये आपका रोल्स लॉ है। फॉर अ सोल्यूशन, आप देखो वोलेटाइल सोल्यूशन और नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है? वोलेटाइल सोल्यूशन वो होते हैं जो इवेपोरेट कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन वो होते हैं जो इवेपोरेट नहीं करते हीट करने पर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं वोलेटाइल सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज डाल दूंगा तो वो उसके अंदर जो वोलेटाइल पार्ट है वो तो एवेपोरेट कर जाएगा और नॉन वोलेटाइल पार्ट नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ लिक्विड। यानी कि आपका पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन के। इसके अंदर जो आपके लिक्विड फेज के अंदर है। ठीक है, यानी कि अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर दो है ना, दो कंपोनेंट है, ए और बी, यानी कि पी ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के बराबर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसको इक्वलिटी के लिए हमने पी नोट ए लिख दिया। पी नोट क्या है उसका? प्योर स्टेट में। ऐसी पी बी की बारी है। अब आपका जो टोटल प्रेशर क्या होगा? ए का भी प्रेशर और बी का भी प्रेशर, दोनों का प्रेशर ही तो टोटल प्रेशर होगा, है ना। और यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, पी नोट ए एक्स ए, पी नोट बी एक्स बी। एक्स और एक्स बी के आपका मोल फ्रैक्शन, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दोगे। किसकी वैल्यू पुट कर दो? यहाँ से या तो बी में ए की कर दो या ए में बी की कर दो। ठीक है, यहाँ से मैंने पुट कर दी, हमारा ये क्या बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे, आपने इस रोल्स लॉ में एक लॉ और साथ में हमने पढ़ना पड़ता है, वो हम कहते हैं डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहते हैं कि पी ए इज इक्वल टू वाई ए पी टोटल। ठीक है, डाल्टन लॉ ये बोलता है आपका जो मोल फ्रैक्शन है आपका वेपर प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टोटल प्रेशर के बराबर होता है। यानी कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इनटू में पी टोटल। और आपका रोल्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल इन लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन, है ना, जो आपका जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, इनटू में आपका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है। पी नोट क्या आपका? वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं नीचे। ये देखो, रोल्स लॉ स्टेट फॉर अ लिक्विड, है ना, सोल्यूशन वोलेटाइल अभी जस्ट अभी रीड किया है ना। देखो, आइडियल गैस, आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक इससे पहले हम केस पढ़ते हैं। रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ हमको पता है पी आई इजकल टू पी नोट आई डॉट एक्स वन। ठीक है, और हेनरी लॉ क्या कहता है? पी आई इजकल टू के एच डॉट एक्स वन। यानी कि इसमें भी आपका मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोल फ्रैक्शन। इसमें भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बोथ स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर, ये भी क्या पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। दोनों में क्या एक ही बात स्टेट की गई है।
दे डिफरेंस ओनली इन द प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट। इसके अंदर दोनों में क्या फ़र्क है, इसके अंदर आपका पी नोट है, इसके अंदर के एच है। ये आपका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और ये आपका के एच क्या आपका हेनरी कांस्टेंट, सिर्फ यही फ़र्क। अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ये देखो, आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जो आपका रोल्स लॉ को ओबे करेगा हर एक टाइम, ठीक है। ये वो बच्चा है जो कहीं नहीं पाया जाता, जो बिल्कुल जैसा होना चाहिए, जो बिल्कुल शैतानी ना करता हो, सारा दिन पढ़ता हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, पढ़ाई में भी अच्छा हो, है ना, ऐसा कोई होता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं ना। तो जो सब रूल को फॉलो करे उसको हम बोलेंगे आइडियल बच्चा या फिर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। और नॉन आइडियल क्या होंगे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है ना, जिससे कि आपकी पॉजिटिव डिविएशन या आपकी नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरे सोल्यूशन कैसे बनता है ना, एक सोल्यूट होगा एक सोलेंट होगा। अगर उन दोनों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाए, है ना, जैसे कि अगर उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाएंगे, पास पास आने की वजह से उनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, स्लाइटली डिक्रीज होगी, है ना। तो अगर उसकी वॉल्यूम स्लाइटली डिक्रीज हो रही है तो आपका क्या हो जाएगी, नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। अगर मैंने दो लिक्विड को मिक्स करा, ठीक है, और मिक्स करने की वजह से उनकी वॉल्यूम बढ़ जाए, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज होने की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे जी, आपका पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगर हम 5 ml लिक्विड में 5 ml बी ए और 5 ml बी मिक्स करके अगर आपका फाइनल वॉल्यूम 10 आ रहा है तो आपका आइडियल सोल्यूशन है। अगर आपका वो इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर आपका 10 ml से कम हो रहा है तो आपका नेगेटिव डेविएशन है। आपको अब ये समझ आ गया होगा, है ना, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के आगे हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। इंथैल्पी यानी कि मिक्स करने के बाद आपकी जो इंथैल्पी में यानी कि हीट में क्या चेंज आ रहा है। अगर आपका आइडियल सोल्यूशन है तो हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं, है ना। अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन हो रही है तो आपका डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी जी, पॉजिटिव आएगी, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और यही बात आपकी अगर हम नॉन आइडियल में आप नेगेटिव डेविएशन की बात करोगे तो मिक्सिंग होगी अच्छे से, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है उन दोनों के बीच में ना, तो पास पास आ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जनरेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, वॉल्यूम की बात करते हैं तो आइडियल सोल्यूशन में वॉल्यूम आपकी वॉल्यूम का चेंज 0 आएगा, है ना, कि अगर 5 ml पहले लिया था और 5 ml को अपने ऐड करके 10 ml बनाया तो कोई भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं आया आपका, बट इसके अंदर क्या एक्सपेंशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव में क्या होगा आपका कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। और एजोट्रोप फॉर्म डज नॉट फॉर्म एनी एजोट्रोप उसके अंदर, और पॉजिटिव डेविएशन में आपका मिनिमम बोलिंग एजोट्रोप बनेगा और नॉन आइडियल सोल्यूशन में मैक्सिमम बोलिंग एजोट्रोप बनेगा। ये आपसे क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा है, बहुत सारे पेपरों में देखा है। मिनिमम बोलिंग एजोट्रोप किस में बनते हैं, आपके नॉन आइडियल के पॉजिटिव डेविएशन में, और आपके मैक्सिमम बोलिंग एजोट्रोप किस में बनते हैं, आपके नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन में। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर आप एन हेक्सेन को एन हेप्टेन में मिक्स करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, बेंजीन प्लस टोलिन। अगर आपका नीट जैसा पेपर है तो डायरेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं आएंगे, पर बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में और जो आपके एग्ज़ाम्स, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स देखे हैं जहाँ पे एग्जाम डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आया, ठीक है। आपका अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में तो नॉन आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का टेबल भी आ जाता है कि आप इनको डिफरेंस का बताओ, और डिफरेंस अगर आप लिखोगे तो आपको एग्जाम्पल तो याद करने ही पड़ेंगे। इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस वाटर, है ना। अब देखो इनके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये क्या आपका पॉजिटिव डेविएशन। और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यानी कि एक पार्ट आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दूसरे वाले के अंदर क्या होगी आपकी क्लोरोफॉर्म, जैसे दूसरे के अंदर क्या होगी आपकी हाइड्रोजन, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 प्लस एसीटोन, है ना, एसीटोन में क्या ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके पास क्या हाइड्रोजन है, तो इनके अंदर क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल प्लस एनिलीन, ठीक है, आपकी तो क्लासिक एग्जांपल है ना।
तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं फास्ट पढ़ते हैं, इसका आपको मैं ग्राफ दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, कोई पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर, यह आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे क्या 0, जैसे जैसे मैं वो ये आपके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है बी की, ठीक है, और यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, ये कैसे आपका इंक्रीज हो रहा है इससे स्ट्रेट लाइन। अब मैं बात करता हूँ आपकी ए की, ये देखो ए, ठीक है। अभी ए शुरू में 100 है, और जैसे जैसे आप ये देखो यहाँ पे हाई वेपर प्रेशर ए का 100 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रही है। अगर हम टोटल की बात करें आइडियल सोल्यूशन में ऐसा होता है, ये आपका ग्राफ आता है, ठीक है। हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना पॉजिटिव डेविएशन में, देखो आप यहाँ पे आपको वॉल्यूम का चेंज आप देख पा रहे हो। और अगर हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन में, यहाँ पे भी आप चेंजेस देख पा रहे हो, ठीक है। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट अभी खत्म हुआ है, एजोट्रोप आपने पढ़ लिए, चलो एजोट्रोप पढ़ते हैं, ठीक है। एजोट्रोप एट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप क्या होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप क्या होते हैं। अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बाइनरी लिक्विड मिक्सचर हैविंग सेम कंपोनेंट कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, यानी कि बाइनरी यानी कि दो लिक्विड का मिक्सचर जो आपके क्या होते हैं, जिनकी सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड फेज में भी और आपकी वेपर फेज में भी, XI इजकल टू YI, ठीक है। एंड बॉइलिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो आपके बॉइलिंग करेंगे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। एजोट्रोप कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, इसके ऊपर भी आपका एक सर्च रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि आप एजोट्रोप्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट सेम होता है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में जब आप करोगे तो हीट करोगे तो दोनों के वेपर एक साथ बनेंगे, वेपर बनेंगे तो आप सेम एक साथ वेपर बनेंगे तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कौन से होते हैं, फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जो आपकी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोप इज लोअर देन आइदर प्योर कंपोनेंट, यानी कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है प्योर कंपोनेंट से, यानी कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा दोनों के सेपरेट प्योर स्टेट से, ठीक है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कौन सा है, फॉर्म्ड बाय सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोप इज हायर देन द आइदर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि अगर आप नाइट्रिक एसिड लिया और आपने वाटर लिया, जो नाइट्रिक एसिड का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों के प्योर स्टेट से बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, है ना। एक तो नाम से क्लियर है, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो मोलिक्यूल पास पास आ गई, कंसेंट्रेशन आपका वॉल्यूम कम हो गया, है ना, कंट्रैक्शन हो गया, और ये आपके इवेपरेट भी नहीं हो पा रहे हैं, इजीली इवेपरेट भी नहीं होंगे। अगर इजीली इवेपरेट नहीं होंगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना, इसलिए नाम से क्लियर है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप बोलेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ dilute सॉल्यूशन डिपेंडिंग ओनली ऑन अ मेंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल नेचर, यानी कि आपकी सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, कि उसके केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती। आप कोई भी मॉलिक्यूल ले आओ, कोई भी कंपाउंड ले आओ, सिर्फ और सिर्फ उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करेगी, उसके किसी भी केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। सबसे पहले आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो ये हमारी देखो इसमें हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए नोट से पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो
व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड इन सॉल्वेंट। पर हम क्या पढ़ रहे थे, वोलेटाइल सोल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वोलेटाइल सोल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं, है ना। हमने जैसे कि वाटर लिया, ठीक है, हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर। लार्ज अमाउंट में हमने वाटर लिया, उसके अंदर हमने कोई ऐसी चीज़, ऐसा सोल्यूट डाल दिया, मिट्टी डाल दी, कोई भी ऐसी चीज़ डाल दी जो इजीली इवेपोरेट नहीं होती, ठीक है, तो उसको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दी। उससे क्या होगा, द वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा P0 से P1 तक। यानी P0 क्या होता है आपका प्योर स्टेट में, जब आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं डाला था। और P1 क्या हो जाएगा, उसके डालने के बाद आपके वेपर प्रेशर में क्या चेंज आया है, वो आपका P1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है, P0 माइनस P1 बाई P0, यानी कि प्योर स्टेट में माइनस जो आपका बाद में जो चेंज आया वेपर प्रेशर में, बाय में P0 इज इक्वल टू x2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, N2 बाई N1 प्लस N2 पढ़ा था ना पर सबसे पहले हमने, है ना, जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़े थे, मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। टोटल मोल्स क्या होगा, N1 के भी कंपोनेंट और N2 के भी कंपोनेंट, है ना। और यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। अब आप क्या करते हो, जो N2 की जो आपकी वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, तो अब सॉल्वेंट तो लार्ज अमाउंट में होता है ना, और सोल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, तो आप N2 की वैल्यू यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि आपने 100 ml में अगर 1 ml डाला है तो 100 और 101 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ से निगलेक्ट कर दी, तो हम क्या कहेंगे N2 बाई N1, यानी कि वेपर प्रेशर आपका जो सोल्यूशन है ना, आपका रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर क्या बोलता है, अगर आप उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो उसके मोल फ्रैक्शन पर उसका नया वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम W2 बाई M2 बाई M1 बाई W1, यानी कि N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स क्या होते हैं, वेट बाई मोलिकुलर वेट, है ना, पहले चैप्टर में पढ़ा था ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल्स बताता है वेट बाई मोलिकुलर वेट, यानी कि मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ, है ना, आपका सोल्यूट। और यहाँ पे M1 क्या, ये डिवाइड में है तो क्या आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे यहाँ पे खत्म होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम बात करते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, अगर हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे, उससे क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, ठीक है। अगर हमारा कोई भी लिक्विड अगर 100 डिग्री पे उसका बॉइलिंग हो रही थी, बॉइलिंग कैसे होती है, जब उसका वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो हम कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन है या हमारा कोई भी लिक्विड है वो बॉईल करना शुरू कर देता है। अगर हमने उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर चेंज आएगा, जो चेंज आएगा उसको ही हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन क्यों, वो इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई चीज़ पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग हो रही थी, अब वो 100 पे नहीं होगी, अब होगी 110 पे, 105 पे, वो चेंज आएगा, उसके वो डिपेंड करेगा सोल्यूट के नेचर के ऊपर, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी माइनस टीबी नोट क्या आपका प्योर स्टेट में था, जब उसके अंदर कोई भी हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं डाला था। और टीबी क्या है, डालने के बाद, ठीक है, यानी कि पहले आपका 100 डिग्री पे था, अब मान लो 110 पे हो रहा है, तो 110 माइनस 100, चेंज इन कितना है आपका, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टीबी यानी कि 100। इसको भी हम किस केस में लिख सकते हो, केवी इंटू में एम क्या होता है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोल, है ना। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, पर लीटर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मास की बात करनी है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं करनी, क्योंकि ये क्या है, मोलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, मोलैलिटी का। यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो अपनी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है जी। ये आपका थर्मोडायनेमिक रिलेशन दे रखा है, जो आपकी थर्मोडायनेमिक चैप्टर में हम पढ़ेंगे। केबी की वैल्यू यहाँ रख ली और बाकी सारी चीज़ों को आप उस तरफ ले गए और अपने ये निकाल दिए थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप। वहाँ आ रहा है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर आपका
अगर जैसे कि अगर हम देखते हैं ना, जब हम पानी को फ्रिज में जब हम फ्रीज़ करते हैं वो 0 डिग्री पे स्टार्ट हो जाता है ना, अगर हम उसके अंदर नमक डाल दें तो वो 0 डिग्री पे नहीं होगा फ्रीज, तो उसको नेगेटिव में जाएगा वो, और ज़्यादा उसको का टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा उसको फ्रीज करने के लिए, यानी कि डिप्रेशन कम होता है। ठीक है, अगर आपका जो प्योर स्टेट में जो आपका है ना, आपका जो लिक्विड था वो जब वो फ्रीज हो रहा था उसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे, अब उसको ज़्यादा और कम उसको हमको टेम्परेचर लेकर जाना पड़ेगा जिससे कि वो फ्रीज हो सके। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, आपका जो कार का रेडिएटर होता है ना उसके अंदर हम इथाइल ग्लाइकोल डालते हैं, क्यों डालते हैं, जो जब आप हिली एरिया में जाते हो जहाँ पे स्नो पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो कार का रेडिएटर के अंदर जो लिक्विड है, पानी है, वो तो जम जाएगा, और इथाइल ग्लाइकोल डालने की वजह से जो कि नॉन वोलेटाइल आपका सल्यूट है, उससे क्या होगा, उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो जाएगा, -15 डिग्री चला जाएगा। अब वो 0 डिग्री पे नहीं फ्रीज होगा, वो -15 पे फ्रीज होगा। ठीक है, ये आपका एग्जांपल था। डेल्टा टी एफ क्या है, टी एफ प्योर स्टेट पे माइनस माइनस क्या आपका सोल्यूट डालने के बाद। अब देखो उसमें ऊपर बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, ये इस तरफ था, इसमें इस तरफ क्यों है, जो वैल्यू बड़ी होगी उसको आपको पहले लिखना है, क्योंकि आपका आंसर क्या आएगा जी, पॉजिटिव में आएगा। जो वैल्यू छोटी होगी उसको आपको दूसरे माइनस के बाद लिखना है। ठीक है, टी एफ यानी कि अगर पहले कोई लिक्विड 0 डिग्री पे आपका क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था, अब सोल्यूट डालने के बाद क्या होगा, वो -5 पे -10 पे होगा, तो वैल्यू कैसी है, छोटी है, 0 बड़ा होता है, माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है। ये किसके बराबर होगा, के एफ इंटू में मोलैलिटी, ये आपका क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो जो आपका फ्लो होता है, एक सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन होती है ना आपकी एसपीएम, उसके अंदर से आपने एक तरफ आपने लिक्विड डाला, आपने सोल्यूशन रखा, उस मेम्ब्रेन की तरफ से आपका जो सोल्यूट और सोलवेंट है वो उसको सेपरेट कर सकता है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सोल्यूट और सोलवेंट को सेपरेट करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, सबकॉन्टेनियस फ्लो, यानी कि ऑटोमेटिक फ्लो करता है उसके अंदर से। ठीक है, अगर आप उसके एक तरफ से आप हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। जैसे कि अपने घर के वाटर फिल्टर होते हैं ना, अगर हमारा पानी में इम्प्योरिटीज आती हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से फोर्सफुली बाय प्रेशर से उसको निकालते हैं, जिससे क्या होता है, आपका पानी क्या हो जाता है, सोल्यूट से अलग हो जाता है, पानी आपका साफ हो जाता है। ठीक है, एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है जी, ये आपका हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई, यानी कि पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी। सी मतलब आपकी कंसनट्रेशन, आर टी ठीक है रेट कॉन्स्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर। कंसनट्रेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई पर वॉल्यूम। ठीक है, N2 बाई वी, N2 क्या है यहाँ पे आपका मोल, जो आपका नॉन वोलेटाइल डाला गया सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट आर टी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। N2 क्या है आपका मोल्स है, मोल्स को लिख सकते हैं वेट बाई मोलिकुलर वेट। ठीक है, और बाकी आपकी सेम टू सेम। इसको आप कहाँ यूज़ करते हो, मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर प्रिवेंट प्रोटीन डिनेचरेशन। आपको पता है टेम्परेचर चेंज करने से, बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था, आपका टेम्परेचर चेंज करने से आपका प्रोटीन का डिनेचर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको मेजरमेंट भी इसकी मदद से आप किया जा सकता है। यूज़ मोलैरिटी इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। यहाँ पे आप मोलैरिटी का यूज़ कर रहे हो, वॉल्यूम आ गया ना इसमें, मोलैरिटी में तो मास आता है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, तो आप यहाँ पे मोलैलिटी का यूज़ नहीं करते हो, मोलैरिटी का यूज़ करते हो। इसके ऊपर भी असर से रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है आपका। मैग्नीट्यूड ऑफ पाई इज अ सिग्निफिकेंट लार्ज एंड इजीली मेजरेबल इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आपको मैं नोट से भी दिखा देता हूँ ये टॉपिक। जो वेबसाइट है ऐप, वो जल्दी मैं ऐप आपको प्रोवाइड कराऊँगा। देखो एक बात और, जो हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये हम एलिडोस्कोपी में यूज़ करते हैं, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट को हम कायरोस्कोपी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पॉलीमर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखो
अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, अब हम इसके लिए हम पहले बात करेंगे वेंट्स ऑफ फैक्टर आई। वेंट्स ऑफ फैक्टर आई से पहले मैं आपको दिखा दूँ, जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट है, अब मैंने यहाँ पे कंसनट्रेशन को 1 कर दिया है ना, तो कॉन्स्टेंट आर क्या आपका रेट कॉन्स्टेंट 0.081, के एफ की वैल्यू इतनी है और के बी की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आपके टी बी की वैल्यू कितनी आई प्लस 0.49। जैसे जैसे मैं आपकी अपनी कंसनट्रेशन चेंज करूँगा तो हमारा टी बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये मैंने एक कैलकुलेटर आपके लिए बनाया है। ऐसे ही आप फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पार्ट के ऊपर। देखो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या फ़र्क है। आइसोटोनिक यानी कि जिसके अंदर पाई 1 इजकल टू पाई 2, यानी कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दोनों ही टाइम सेम है, ठीक है। और हाइपरटोनिक यानी कि आपकी हाइपर यानी कि ज़्यादा, ठीक है। अगर आपके सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा है किससे, सेल से, ठीक है। तो जैसे वाटर लीव्स, आपको आप बायोलॉजी का एग्जांपल है ना कि जो आपका वाटर लीव सेल, ठीक है, लीव्स के अंदर जो पानी होता है ना वो क्या आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब ये क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, जैसे उसके अंदर से पानी निकलेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। और हाइपोटोनिक क्या होता है, जब आपकी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम होती है सेल से, है ना। जब आपका लीव्स के अंदर यानी पानी जब सेल के अंदर जाएगा, है ना, तो आपका आपका पत्ता कैसा होएगा, फूल जाएगा, है ना, खिल जाएगा। जैसे हम पौधों में पानी डालते हैं तो पौधे खिल जाते हैं ना, वो पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वेलिंग, हाइपोटोनिक, ठीक है। अगर वहाँ से पानी निकल रहा है तो श्रिंकिंग हो रही है, आप यानी कि आपका हाइपरटोनिक है। अगर वो अब्जॉर्ब कर रहा है तो आपका हाइपोटोनिक है। रिवर्स ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया था, अगर हम अप्लाइड प्रेशर ज़्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से तो आपका जो प्रोसेस है रिवर्स चलेगी। हमारे घर का फिल्टर एग्जाम्पल है, और सी वाटर डिसलिनेशन, है ना। याद होगा जब यूक्रेन वॉर, जब अपना अमेरिका की और ईरान वॉर चल रही थी, तो अमेरिका ने बहुत सारे डिसलिनेशन प्लांट्स के ऊपर बम्बार्ड किया था। क्यों किया था, क्योंकि वहाँ पर अब अरेबियन कंट्रीज़ में यहाँ पर क्या है, पानी नहीं है, उनको समुद्र से ही पानी निकालना पड़ता है। समुद्र कैसे है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सोल्यूट है, साल्ट और साल्स है ना, सोल्यूट है, तो उसको सेपरेट करने के लिए वो डिसैलिनेशन प्लांट बनाते हैं, जिससे वो प्योर पीने लायक पानी को अलग कर लेते हैं, यानी कि वो सॉल्वेंट को अलग कर लेते हैं किससे, सोल्यूट से। उसके अंदर कौन सी प्रोसेस यूज होती है, आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस यूज होती है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ फैक्टर आई यानी एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास। अब देखो इसके अंदर सेम वही टॉपिक रहेंगे जो भी हमने पढ़े थे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आएगा, आई का। आई क्या बताता है हमको, सबसे पहले जाना आई है क्या चीज़, ठीक है। ये होती है हमारी ऑब्जर्व कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटर कैलकुलेटिव, यानी कि मेरे पास एक सोल्यूट था, उसको मैंने मिक्स किया, सॉल्वेंट में डाला, वो डिसोशिएट भी हो सकता है, एसोशिएट भी हो सकता है, वो टूट भी सकता है, टूटेगा तो डिसोशिएशन हो जाएगी, जुड़ जाएगा तो एसोसिएशन हो जाएगी। तो ये डिसोशिएशन और एसोसिएशन से आपके क्या चेंज आएगा, है ना, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसी को हम कहेंगे एबनॉर्मल कैलकुलेटेड मोलर मास, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, जितने भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है ना, ये केमिकल नेचर पे तो डिपेंड नहीं करती। अगर वो डिसोशिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आपके पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो डायरेक्टली इन सब पे डिपेंड करेगी, है ना। तो आई ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको आप क्या कह सकते हो, नॉर्मल मोलिकुलर मास बाय अनॉर्मल यानी ऑब्जर्व मोलिकुलर मास, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो, ओके। देख लेते हैं, यहाँ पे तो हमने एग्जांपल दिया है, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। केस 1 यानी कि अगर आपकी डिसोसिएशन हो रही है, मैंने NaCl डाल दिया, NaCl क्या होगा, N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, CaCl2 डाल दिया, Ca पॉजिटिव और Cl2 नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूट ब्रेक इनटू आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी, और आपका जो ऑब्जर्वेबल मास है ना, मोलर मास है, वो क्या होएगा आपका डिक्रीज करेगा,
है ना। अगर हम इसको हम अल्फ़ा से लिखेंगे, अल्फ़ा क्या पा रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट I-1/n-1, ठीक है। यानी अगर आपकी 100% डिसोसिएशन हो रही है, यानी कि अल्फ़ा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। अगर वो इसकी कम हो रही है तो सेम वैल्यू कम की बताएंगे। NaCl है तो NaCl में कितने बनेंगे बताओ। पहले एक था मोलिक्यूल NaCl, एक साथ था ना, जैसे वो डिसोशिएट हुआ तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो I की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। वो टूट गया ना 2 में। CaCl2 क्या है, एक कैल्शियम आयन में 2 क्लोरीन आयन में टूटेगा, यानी कि N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसी अब हम बात करेंगे एसोसिएशन की। सोल्यूट मोलिक्यूल क्लस्टर वाया H बॉन्डिंग, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म डाइमर। अगर हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालेंगे तो क्या बना लेगा, डाइमर बना लेगा। सारे मोलिक्यूल आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, एसोसिएशन शुरू कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। कम होने से क्या होगा, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी, और जो आपका मोलिकुलर का जो ऑब्जॉर्बल आपका जो मोलिकुलर मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1-I डिवाइड बाई 1-1/n, ये आपका फॉर्मूला है अल्फा निकालना फॉर 100% डाइमराइजेशन। अगर आपकी 100% डाइमराइजेशन हो रही है, यानी कि जितना सारे के सारे डाइमर बना रहे हैं, तो आपकी यानी की वैल्यू 2 हो जाएगी और आई की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके फॉर्मूले कैसे चेंज होते हैं। ये सारे फॉर्मूले थे, इनके साथ सबको साथ आपने क्या लगाना, आई लगाना है, ठीक है। आई लगा दिया। आई क्या बताता है आपका, वेंट्स ऑफ फैक्टर आई। जैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट था, यहाँ पे बीच में क्या इक्वल के बाद आई आ गया, उस डिप्रेशन में क्या यहाँ पे आई आ गया। आई क्या आपका वेंट्स ऑफ फैक्टर आई, ये बताता है कि आपकी एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है। अगर आपका NaCl 2 मोलिक्यूल में टूट रहा है तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 में टूटेगा तो 3 हो जाएगी। आया समझ में। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू चेंज करता हूँ, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डायरेक्ट चेंज आ रहा है, 3 कर, देखो डायरेक्ट चेंज आ रहा है। TF की वैल्यू डायरेक्ट किसे 3 से चेंज हो रही है, क्योंकि अब मैं मान लो आपका कोई भी मोलिक्यूल है वो एसोसिएशन हो रही है ना, तो 0.5 कर दिया मैंने, तो आपकी वैल्यू डायरेक्ट चेंज हो रही है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये कैलकुलेटर का आप खुद चेक कर सकते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ग्लूकोज लिया C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको हमने पानी में डाला। अब पता है ग्लूकोज तो हमारा डिसोशिएट नहीं होगा, ठीक है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। तो आपका ग्लूकोज किसमें कैसा रहेगा, आपकी फैक्टर क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। ये देखो ये आपका क्या है, आपका आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंपल, आपकी सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम फॉर्मूला रहेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। बट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl की वैल्यू क्या है, 2 में टूट रहा तो 2 हो जाएगी। अब NaCl Na पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में टूटेगा तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, जिससे क्या होगी आपकी जो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सबकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अब हम बात करेंगे कुछ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, ये मैं आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप टेस्ट दे सकते हो। छोटा सा 6 क्वेश्चनों का टेस्ट बनाया है। बताओ कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो चेंज होती है टेम्परेचर चेंज करने से। सबको पता है मोलैरिटी होती है जी, है ना। मोलैरिटी पे टिक कर देंगे, करेक्ट। ये टेस्ट आप दे सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है जो मैंने लास्ट में आपके लिए छोड़ा। बताओ आपकी जो सिल्वर प्रेजेंट, जर्मन सिल्वर में कितनी सिल्वर प्रेजेंट होती है, ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट ही नहीं होती। एंड आई हैव टू लिक्विड A and B सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो क्या होगा, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, आपकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, बढ़ेगी तो क्या होगा, AB फोर्स आर मोर स्ट्रोंगर, AB फोर्स आर वीकर, है ना। बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये करना है, ठीक है। स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं बताओ, है ना, किस लिए करते हैं, बैंड्स और इसके लिए, ठीक है। वो फॉलोइंग थर्टिकल इवेंट्स ऑफ फैक्टर है, बताओ BaOH ट्वाइस, ये किस में टूटेगा, एक Ba पॉजिटिव में, 2 OH आयन में, ठीक है। अब बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस ओकर्स व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बताओ फटाफट बताओ, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो। चलिए जय हिंद दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो का। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के अंदर आपको नई नई अपडेट्स मिलेगी और आपको जल्द ही मैं CDP के भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा।